हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? मैं निशांत गोयल आप सभी का पेज स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स वगैरह हमने काफी टॉपिक्स वगैरह कर लिए हैं। अब हम जो टॉपिक आपके कुछ रह गए हैं तो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो यूपीएससी और पीसीएस वगैरह के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। हम वो सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे, उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे उन्हें। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नया भी सीखने को। ये करंट से रिलेटेड हो चुकी है। इकोनॉमिक्स आपको पता है कि जो है वो करंट से रिलेटेड चलता है। कुछ चीजें चेंजमेंट हो चुकी हैं तो उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू उन चीजों को वेरीफाई करेंगे और हमें यही पता लगेगा कि हमने पढ़ी है उनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज से हमारी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो सीरीज है वो स्टार्ट होने जा रही है। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन करवा सके ताकि आपके इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आता है वहां पर आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए हुनर दिखा सकें। और कोशिश ये रहेगी कि आप इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो ढूंढ ढूंढ के करो। ऐसे अपनी तैयारी होनी चाहिए, आपको तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप ये देखो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन अगर आप पहले ढूंढ ढूंढ के करोगे कहाँ इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है पेपर के अंदर, ठीक है, तो हम ऐसी तैयारी करेंगे। तो हमारे सामने आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और समृद्धि क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस औसत वार्षिक विकास दर के लक्ष्य की परिकल्पना की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों हमारे सामने आता है ऑप्शन नंबर सी, 4%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4%। सबसे पहली चीज तो हम देखते हैं, पूछा गया हमसे 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो हम इसके बारे में देखते हैं। रिवीजन हो रहा है आपका, आप साथ साथ रिवीजन भी करते रहना और रिपीट करते रहना मेरे साथ। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक ये 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। पहली चीज तो हमें उसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, वर्किंग पीरियड पता होना चाहिए कि 2012 से लेकर 2017 तक चलाई गई थी। दूसरी चीज, ये भारत की क्या थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ये भारत की क्या थी? अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को यहीं पर क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो पंचवर्षीय योजनाओं का 5 ईयर प्लान का अंतिम वर्ष कौन सा था? तो 5 ईयर प्लान का जो लास्ट ईयर था, वर्ष था, वो था 2017 था। एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी। पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम वर्ष था 2017। पंचवर्षीय योजना थी, ये योजना आयोग द्वारा बनाई जाती है। पता होगा आपको उस समय योजना आयोग था। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन? यहां से क्वेश्चन आता है। पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग प्लानिंग कमीशन बनाता था। योजना आयोग, क्वेश्चन आता है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे मोकेट सिंह आलूवालिया। मोकेट मोकेट सिंह आलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, अब उसका हमने क्या लिया था? लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो हमारा जो एम था, जो हमारा लक्ष्य था, वो कितना था? 8% का था। जो हमारा लक्ष्य था वो हमने डिसाइड किया था 8%। लेकिन जो हमने अचीवमेंट ली थी, जो प्राप्तियां की थी, वो थी हमारी 7.6%। हमने क्या किया था? प्राप्ति की थी, अचीव किया था 7.6%। और जो हमारा लक्ष्य लिया गया था वो था 8%। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4% की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और समृद्ध क्षेत्र के लिए, तो एग्रीकल्चर और उसकी ग्रोथ के लिए कौन सी औसत वार्षिक विकास दर के लक्ष्य की परिक्रमा की? ओनली फॉर एग्रीकल्चर और उसकी ग्रोथ के लिए हमने 4% का क्या लिया था? लक्ष्य की जो क्या की थी? परिकल्पना। लेकिन ओवरऑल जो हमने लक्ष्य लिया था, जो एम लिया था, वो था 8%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4%। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नीति आयोग विच इज एन इकोनॉमी पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक। थिंक टैंक का नाम सुनते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि नीति आयोग हमारी किस प्रकार की योजना है? थिंक टैंक पॉलिसी है। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ दी नीति? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको मैंने काफी बार एक बताया हुआ है। नीति की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान रखना है, नीति फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। रिपीट करता हूं मैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति की क्या है? फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है ये भी। NICI आयोग, फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नीति की बात करें साथियों, तो मैंने आपको बताया था ये हमारे भारत देश की क्या है? थिंक टैंक योजना है। ये हमारे भारत देश की क्या है? एक थिंक टैंक पॉलिसी है, थिंक टैंक योजना है। ठीक है, ध्यान रखना है ये, मतलब बौद्धिक विचारधारा वाली है ये, बौद्धिक विचारधारा। थिंक टैंक का मतलब होता है बौद्धिक विचार। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग की शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की शुरुआत की गई थी। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। भारत देश में योजना आयोग के स्थान पर प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हम क्या लेकर आए? नीति आयोग लेकर आए थे। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। बात करें इसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई, केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया की स्थापना। इसके जो चेयरमैन होते हैं, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा या होगी, वही नीति आयोग के क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। वही नीति आयोग का क्या होता है? अध्यक्ष होते हैं। बात करें नीति आयोग के अंदर, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया शासकीय परिषद जो होती है इसकी, तो इसकी शासकीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। तो इसकी जो शासकीय परिषद है, नीति आयोग की शासकीय परिषद की बात करें, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो भी देश के प्रधानमंत्री होगा या होगी, वही क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। और सभी राज्यों के सीएम, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, सभी राज्यों के सीएम, इसके अंदर सभी राज्यों के जो सीएम हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के गवर्नर क्या लेते हैं? इसके अंदर भाग लेते हैं। अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और इसके अंदर सभी राज्यों के जितने भी स्टेट्स हैं, उनके मुख्यमंत्री और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके गवर्नर क्या लेते हैं? इसमें भाग लेते हैं। ध्यान रखने, शासकीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। शासकीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री तो मत लिखिए, शासकीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ऐसे लिख लीजिए, अध्यक्ष क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष। जो भी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो ये आपको पता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या होगा? शासकीय परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और सभी स्टेट्स के सीएम और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर भी क्या होते हैं? इसके मेंबर होते हैं। नीति की फुल फॉर्म आपको याद होगी। 15-15 सालों के लिए क्या बनाई जाती है? योजनाएं बनाई जाती है। 15 वर्षों की बनाई जाती है योजनाएं, क्योंकि योजना आयोग जो था वो 5 साल की योजनाएं बनाता था, ये बनाता है 15 सालों के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करें नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एम्स एट। जो हमारी सरकारी योजना है मेक इन इंडिया का लक्ष्य क्या है? मेक इन इंडिया का जो लक्ष्य क्या है, ये हमारे सामने योजनाएं हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। मेक इन इंडिया काफी अच्छी योजना है, हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी योजना है मेक इन इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। आपको बिल्कुल बेसिक, अभी बेसिक इसका लक्ष्य बताऊंगा, लक्ष्य क्या रखा गया था। और इसकी शुरुआत की थी हमारे देश के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बात की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, 25 सितंबर 2014 को की गई। एक बार क्वेश्चन था कि मेक इन इंडिया का जो लोगो है, लोगो क्या होता है? तो होता है जो लोगो, तो मेक इन इंडिया का लोगो ध्यान रखना है, इसका जो लोगो है वो शेर है। देखा होगा आपने, शेर जो है काफी इनके कल पुर्जे लगे होते हैं ना गोल गोल से, उससे बना होता है। तो मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर है।
बात करें इसका यूज क्यों कह रहा है, भारत देश उत्पादन के बल देना, भारत देश के अंदर उत्पादन पर बल देने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, भारत में उत्पादन पर बल देने के लिए मेक इन इंडिया की क्या की गई थी, शुरुआत की गई। और ये जो मेक इन इंडिया है, ये वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है। जितने भी हमारे जो ये मेक इन इंडिया का जो काम है वो आता है वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंदर। वाणिज्य जो हमारा कॉमर्स है, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अंदर काम करता है। जो हमारे कॉमर्स हैं और उसके अलावा जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है मेक इन। इसका जो उद्देश्य था कि विनिर्माण को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, ये ध्यान रखना है इसका जो मेन मोटिव क्या था। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, इसमें लिखा हुआ है नौकरशाही सुस्ती को हटाना, नहीं ये नहीं था कुछ भी। लाल फीताशाही का खात्मा करना, ऐसा भी नहीं था कुछ। विनिर्माण लागत में कमी, नहीं, विनिर्माण लागत को तो बढ़ाना था इसका उद्देश्य था। और प्रतिस्पर्धी उत्पादन बना रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था कि मार्केट में कंपटीशन लेके आना, वो नहीं था। इसका एक ही मोटिव था कि विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या करना, बढ़ावा देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को भारत देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करना, हमें बाहर से चाइना से या दूसरे देशों से चीजों को न मंगवाना पड़े, भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने व अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। क्योंकि किसी भी देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर मजबूत होगा, किसी भी अगर कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र अगर मजबूत होगा, तो क्या होगा, वो देश क्या होगा, एक उच्च आय वाला देश बनता है। क्योंकि वहां पर जो इनकम होती है वो भी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। उस देश की जो इनकम है वो क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, मान लीजिए भारत देश के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी पैसा थोड़ा बहुत है, तो अगर देश के अंदर पैसा मार्केट में फैलाना है तो इसके लिए क्या करती है भारत सरकार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम करेगी। मान लीजिए रेलवे के डिब्बे की बात करूं मैं, रेलवे के डिब्बे हो गए, रेल की पटरियां हो गई, उसको बनाने के लिए अब क्या करेगी, वो कारीगर रखेगी। ठीक है, अब कारीगर रख रही हैं, श्रमिक रख रहे हैं, लेबर रख रहे हैं, उनको रखेगी तो उन्हें हर महीने क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अब उनको पैसा मिलेगा, साथ के साथ गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो हमें वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी वो रखेंगे। वर्कर की जरूरत पड़ी तो भारत देश के अंदर रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा, बेरोजगारी क्या होगी, कम होती जाएगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। अब रोजगार मिला तो उन्हें उनके बदले में पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी। अब उस सैलरी जो पैसा मिलेगा उससे वो मार्केट में जाएंगे तो अपने खाने पीने की जो डेली रूटीन की चीजें होती है, जो डेली रूटीन की वस्तुएं होती है, चाहे वो कपड़ा है, एजुकेशन के लिए बुक्स वगैरह हैं, घर के राशन का सामान है, उनकी क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे। डिमांड करने से वो पैसा जो उन्होंने कमाया वो दुकानदार को देंगे, शॉपकीपर को देंगे, बदले में उससे कुछ सामान लेंगे। तो इससे क्या होगा, शॉपकीपर के अंदर जो क्या होगा, जो सामान पड़ा है, चीनी है, गुड वगैरह है, जो भी गुड्स वगैरह पड़ा है, प्रोविजन पड़ा है, धीरे धीरे क्या होगी, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उनसे रिलेटेड जो फैक्ट्रियां वगैरह थी उनके अंदर भी प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार से पूरा सर्कल सर्कुलेट होकर चलता रहता है। सोच के देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा ही नहीं, सरकार रेल के डिब्बे, ट्रेन की पटरियां, हवाई जहाज, एरोप्लेन या पोर्ट हो गए या जितने भी एयरपोर्ट वगैरह अगर नहीं बनाएगी, क्या उन लेबर्स जो है, श्रमिक है, मजदूर है, उन्हें क्या काम मिलेगा, इंजीनियर्स वगैरह को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो पैसा भी नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो मार्केट में आके चीजों की डिमांड भी क्या होगी, कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो कंपनी वाले जो चीनी है, गुड़ है, आटा है, दाल है, वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उनका सेक्टर भी कम हो जाएगा। तो मेक इन इंडिया का एक ही मोटिव था कि भारत देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या करना, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना। इसमें ऑटोमोबाइल्स खनन, इसमें जो ऑटोमोबाइल्स था, जो माइंस थी और इलेक्ट्रॉनिक्स पर क्या किया गया, सबसे ज्यादा काम किया गया था, ये चीज ध्यान रखनी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर काम किया गया था, माइंस पर काम किया गया था, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन पर क्या गया था, ज्यादा से ज्यादा काम किया गया था। इससे क्या मिले, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रोजगार भी है, क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा रहती है, रोजगार भी ज्यादा है। मान लीजिए कोई फोन बनाने वाली कंपनी है, ऑटोमोबाइल कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, तो उसके अंदर पेंट करने वाले को भी काम मिलेगा, ठीक है, कोई नंबर प्लेट है, टायर वाले को भी काम मिलेगा, इंजन बनाने वाले को काम मिलेगा,
ठीक है, सीट वगैरह बना रहा है तो उसको भी काम मिलेगा, ग्लास के लिए होगा काम। तो इसके अंदर क्या होता है कि ग्रोथ भी ज्यादा रहती है, तो इसमें रोजगार के अवसर भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा जो वैकेंसी काफी निकलती है तो आईटी सेक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। इसमें कृषि क्षेत्र को क्या किया गया, नजरअंदाज। इसमें एक चीज बस ध्यान रखना, मेक इन इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के लिए हमने कोई बात नहीं की थी, इसमें कृषि क्षेत्र को क्या कर दिया गया, नजरअंदाज किया गया है। हमने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर क्या किया, ग्रोथ करने का काम किया है। ये थी हमारी मेक इन इंडिया। तो सरकारी नीति जो मेक इन इंडिया का लक्ष्य क्या था कि भारत देश के अंदर प्रोडक्शन पर ज्यादा से ज्यादा बल देना। इसका मतलब क्या होता है कि मेंटेनेंस सॉरी मैन्युफैक्चरिंग पर क्या करना, काम करना। तो हमारे देश को क्या बनाएगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में बात करूं तो नन ऑफ दीज होगा इसका, सो नन ऑफ द अबव होगा, इसका कोई भी आंसर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, हमारे सामने आता है फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कोई रुपए के लिए नहीं है, बस क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर देने पर आपको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। अमाउंट की कोई बात नहीं है, अमाउंट तो क्या है आपके पास, कमी थोड़ी ना है कोई, है ना। हम भगवान की दया से सब कुछ है हमारे पास, है ना। तो हमें सिर्फ सिलेक्शन पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई, क्वेश्चन अगेन रिपीट करता हूं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई। आपके ऑप्शन है 1950, 1951, 1952, 1956। व्हाट वाज द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, सीएसओ की एस्टैब्लिशमेंट कब की गई, बताइए। तो सीएसओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1951। 1951 में क्या की गई थी साथियों, सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो यहीं से क्वेश्चन और बनकर आता है कि सीएसओ डे कब बनाया जाता है, सीएसओ डे केंद्रीय सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है, हर साल 29 जून को बनाया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी दिवस बनाया जाता है। सीएसओ डे 29 जून को ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पीसी महालुबोनिस, पीसी महालुबोनिस का क्या होता है, जन्मदिन होता है। इनके जन्म दिवस को ही 29 जून को ही सीएसओ डे बनाया जाता है। तो क्यों इन्हीं की जन्मदिन को बनाया जाता है, क्योंकि भारत देश के अंदर नेशनल जो इनकम कमेटी थी, राष्ट्रीय आय की जो समिति बनाई गई थी, उस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले चेयरमैन कौन थे, पीसी महालुबोनिस। इसीलिए सीएसओ की स्थापना की गई थी 1951 के अंदर की गई थी, और सीएसओ डे बनाया जाता है 29 जून को बनाया जाता है। इस दिन पीसी महालुबोनिस का क्या होता है साथियों, जन्मदिन होता है। तो हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पेश किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा हमारी कंप्यूटर मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए पहल नहीं है, औद्योगिक इंडस्ट्री के लिए कौन काम नहीं कर रहा है, देखते हैं। फर्स्ट आता है ऑप्शन मेक इन इंडिया, ये आपको मैंने अभी बताया, मेक इन इंडिया तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काम करता है। इसको बनाए किस लिए गया था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए, हमारे भारत देश के अंदर औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स को मजबूत करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए। नेक्स्ट आता है इज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी। इज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और इसका इंडेक्स भी जनरेट किया जाता है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कि भारत देश के अंदर कौन सा ऐसा, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन सा देश है, कौन सी ऐसी कंट्री है जहां पर बिजनेस करना क्या है, सबसे ज्यादा आसान है। बिजनेस करने का मतलब क्या, मान लीजिए कोई एक फॉरेन की कंपनी है, वो इंडिया में आके अपना बिजनेस स्टैंड अप करना चाहती है, स्टार्टअप करना चाहती है, बिजनेस को शुरू करना चाहती है। अब बिजनेस शुरू करने के लिए पहले उसे काफी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लाइक दैट, जैसे बात करें उसे लैंड चाहिए। अब लैंड गवर्नमेंट उसे उस काम के लिए, उसकी फैक्ट्री के लिए, उसकी कंपनी के लिए लैंड प्रोवाइड करता है, तो कितने में करता है, उस लैंड को कंट्री के अंदर देता है या कंट्री के सॉरी सिटी के अंदर प्रोवाइड करता है या सिटी के बाहर प्रोवाइड करता है, आउटर के अंदर बात करें
लाइसेंस प्रणाली, लाइसेंस सिस्टम कैसा है, होता है कि अगर वो बिजली का कनेक्शन ले रहा है तो उसकी जो फाइल वगैरह का चार्ज रहेगा कि उसे बिजली लेनी है, इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, तो गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए कितना चार्ज लगेगा। रॉ मटेरियल मंगवा रहा है तो उसे कितना चार्ज, कितना टैक्स देना पड़ेगा, कौन कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे। देखो कोई भी बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो उससे बहुत सी प्रोसेसिंग फीस होती है, बहुत से परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट के अंदर, उस स्टेट से रिलेटेड, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से रिलेटेड, क्या पोल्यूशन से रिलेटेड काम करना पड़ता है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड काम करना पड़ता है, और वहां पे सिक्योरिटी से रिलेटेड भी काम करना पड़ता है। बहुत ऐसी चीजें होती है। इसे है इज टू डूइंग बिजनेस, की व्यापार करने में आसानी कहां पर। इसी की अगर बात करें इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 2000 इसके अंदर इस साल भारत का जो रैंक आया है वो कितना है, 77 नंबर आया है इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। कि भारत के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर बिजनेस करने में भारत का जो नंबर है 77 नंबर है। कि वहां की गवर्नमेंट आपके लिए कितना प्रयास करती है, ठीक है, स्टैब्लिश करने के लिए। क्योंकि देखो अगर कोई कंपनी लगेगी, इंडिया में कोई कंपनी लगी, तो क्या होगा कि भारत सरकार अगर उसको अच्छे से स्टैब्लिश करेगी, तो अगर वो कंपनी इंडिया में काम करे तो ऐसा तो नहीं कि वर्कर बाहर से हायर करेगी, वो इंडिया के अंदर ही वर्कर्स को काम पे रखेगी, फोर्स क्लास को काम पे रखेगी। तो क्या होगा, इससे धीरे धीरे हमारे देश के अंदर जो बेरोजगार है उस कंपनी में जाने से उन्हें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इससे भारत के अंदर जो बेरोजगारी है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो सरकार चाहती है कि दूसरी विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया के अंदर आकर काम करें। क्या हमारे इंडिया के अंदर भी अगर कोई नई कंपनी ओपन करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है, इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से कहा जाता है। और इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, ध्यान रखना है 77 नंबर पर है इज ऑफ डूइंग बिजनेस। फर्स्ट नंबर पर ध्यान रखना है कौन है, न्यूजीलैंड है, पहले नंबर पर है न्यूजीलैंड है, और इंडिया का नंबर है 77 नंबर। अगर मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है, आपका मुझे कमेंट बॉक्स में इस आंसर का कमेंट करके दीजिए। इंडिया में फर्स्ट नंबर पर कौन सा स्टेट है इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, कि भारत में कौन से स्टेट के अंदर बिजनेस करना सबसे ज्यादा आसान है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का ये, कि भारत के किस स्टेट के अंदर बिजनेस करना सबसे आसान है, या इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत का फर्स्ट नंबर पर स्टेट कौन सा है। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर दूंगा। नेक्स्ट बात करें तो स्टार्टअप इंडिया, कंट्री के अंदर, देश के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया का क्या की गई, शुरुआत की गई। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया आपको ध्यान है इलेक्ट्रॉन सॉरी इंटरनेट के द्वारा पेमेंट्स करने के लिए, पेपरलेस वर्क करने के लिए, कम से कम पेपर्स का यूज किया जाए तो कम करने के लिए, कि हम पेपर का यूज कम करके इंटरनेट के माध्यम से बिल पेमेंट करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, ठीक है, या जो भी हम इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करवाते हैं वो इंटरनेट के द्वारा डिजिटल के माध्यम से कंडक्ट करवाए। इन सब चीजों के लिए इंडस्ट्रीज के अंदर डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी। आपने देखा होगा बिल बुक वगैरह, पहले बिल भेजा जाता था कि हमारे फर्म से इतना सब कुछ है। अब क्या क्या डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्या किया गया, ऑनलाइन आपके पास बिल ट्रांसफर कर दिया जाता है, आप उसकी ऑनलाइन ही उस कंपनी को क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है, जो प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह होते हैं, जो रिस्क होता है, उससे भी आप बच जाते हो। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ के लिए डिजिटल इंडिया भी क्या करता है, बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के द्वारा होता जा रहा है, ठीक है। जो भी कंपनी अगर आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कर रही है, इंटरनेट के अकॉर्डिंग काम कर रही है, ठीक है, वो कंपनी तो ग्रोथ कर ही रही है। अगर आप आज की टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, धीरे धीरे उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाने से आपकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, औद्योगिक का डेवलपमेंट होना था, विकास जो होना था, वो क्या हो रहा है, कम होता जा। तो निम्नलिखित में कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए पहल नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, पूरा PURA, ठीक है, पूरा मॉडल वाज एडवोकेटेड बाय, जो पूरा था ये मॉडल की जो वकालत है वो किसके द्वारा की गई थी, ये किसने पेश किया था। पूरा की फुल फॉर्म होती है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिटेंस टू रूरल एरिया। दोबारा देख लीजिए, इसके बारे में पढ़ते हैं है क्या ये क्वेश्चन। पूरा है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिटेंस टू रूरल एरिया। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन हमारे इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा,
ये मॉडल किसने दिया था? ये मॉडल हमें दिया था हमारे जो भारत देश के राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कोविड 19 महामारी के मध्य क्या हुआ था? जैसे आपने देखा होगा कि प्रोवाइडिंग अर्बन एमिटेंस टू रूरल एरिया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, पहले तो मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये क्या था पूरा? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिटेंस ऑफ रूरल एरिया। इसे 2003 के अंदर, ध्यान रखना है, इसे 2003 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा तीव्र और सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत किया गया था। 2003 के अंदर जो हमारे रूरल एरिया हैं उनके अंदर पोस्ट कंक्लूजन करने के लिए, तीव्र व सशक्त ग्रामीण विकास करने के लिए, तीव्र व सशक्त ग्रामीण विकास, रूरल एरिया का डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास करने के लिए क्या की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी कि ग्रामीण व शहरी विभाजन को कम करना। क्या होता था? हम कहते थे कि ग्रामीण एरिया को हम गरीबी की दृष्टि से देखते थे और शहरों को अच्छे रिच पर्सन के रूप में देखते थे। तो उन्होंने सोचा कि हमें ग्रामीण और शहरी विभाजन को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट को क्या करना, कम करना। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आजीविका के अवसर प्रदान करना, वहां पर नए नए इनकम के रिसोर्स क्या करना, पैदा करना। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आजीविका उपलब्ध कराना, ये इनका मेन मोटिव था। क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका उपलब्ध करवाना, मतलब गांवों के अंदर इनकम के सोर्स क्या करना, उपलब्ध करवाना, ताकि जो रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी अपना क्या कर सके, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट, ग्रोथ, विकास कर सके। 2014-15 के अंदर क्या किया गया? इसी के तहत एक रूबन मिशन, ध्यान रखना है, रूबन मिशन 2014-15 के अंदर क्या किया गया था? रूबन मिशन, रूबन मिशन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी 2014-15 में। इसी के तहत एक रूबन मिशन की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ये दिया था किसने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की थोड़ी बातें देख लेते हैं। उसके आइकन थे वो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म, और इनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था 27 जुलाई 2015 को इनका हो गया था देहांत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म था 15 अक्टूबर 1931 से 27 जुलाई 2015 तक। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखना है, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। और ये भारत देश के 11वें नंबर के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। 2002 से लेकर 7 तक ये क्या रहे थे? भारत देश के राष्ट्रपति पर रहे थे, राष्ट्रपति के पद पर ये विराजमान हुए थे। ये भी ध्यान रखने आपको चीज। इसी के साथ भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? 1997 के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिविलियंस अवार्ड, नागरिक सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। इसी के साथ ध्यान रखना है, इनकी कुछ बुक्स थी, एग्जाम में पूछे, टारगेट 3 बिलियन, टारगेट 3 बिलियन। इस बुक के ऑथर कौन है? टारगेट 3 बिलियन के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इंडिया 2020, इंडिया 2020, इस बुक के राइटर कौन है? इस बुक के राइटर भी हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी बुक्स भी ध्यान रखना, टारगेट 3 बिलियन एंड इंडिया 2020। ठीक है, भारत रत्न दिया गया था 1987 के अंदर। ये यूथ के आइकन थे, स्टूडेंट्स के आइकन थे, इसीलिए इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को। तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब बनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे बनाया जाता है 15 अक्टूबर को बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। तो जो पूरा जो मॉडल था वो रूरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, इनकम के सोर्स बनाने के लिए शुरू किया गया था, जिसे लेकर आए थे उस समय जो भारत देश के भारत राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। और ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर, हमारी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। बाई लैंग्वेज आप सब बच्चों के लेकर आए क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि निम्न में से किसने स्वयं सहायता समूह को गरीबी उन्मूलन के प्रभावी उपकरण के रूप में विचार दिए? कि किसने जो क्या किया था हेल्प के लिए, रूरल जो ग्रामीण क्षेत्रों, जो पॉवर्टी है, जो गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प के लिए ग्रुप करने के लिए किसने विचार प्रस्तुत?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सबसे पहले देखते हैं, मोहम्मद यूनुस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। क्या था ये? हेल्प ग्रुप एक अवधारणा है, ठीक है, एक थ्योरी है, जो ग्रामीण व्यक्तियों को समूह बनाने में मदद करने में क्या है, एक दिशा उभर कर आई कि रूरल एरिया के अंदर व्यक्तियों को ग्रुप बनाने में क्या होगी, मदद मिलेगी, ताकि वो अपनी स्थिति को सुधार सके। अब नॉट सोच के देखिए, अगर गाँव के अंदर रूरल एरिया में अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो गरीब ही रहेगा, तो कोई ग्रुप नहीं मिल रहा है, कोई साथ नहीं मिल रहा है किसी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या अपनी जीविका को चलाने के लिए। अगर क्या होगा, वो काफी सारे लोग अगर मिलकर अपना एक ग्रुप बना ले, बिजनेस के लिए ग्रुप बना ले अपना, ठीक है, या कोई सब्जी के लिए ग्रुप बना ले अपना, या कोई भी अपने विकास करने के लिए, अपनी ग्रोथ करने के लिए कोई भी अगर ग्रुप बना ले कि हम सारे जने मिलकर क्या करेंगे, विकास काम करें। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री की बात करें, वहां पर उन्हें मजदूर की जरूरत है, तो जितने भी मजदूर हैं जो लेबर टाइप के वर्क हैं, अगर वो मिलकर अपनी यूनिटी बनाकर उस फैक्ट्री में एक साथ काम करने के लिए जाए, काम करने के लिए जाएंगे, या हेल्प की जरूरत होगी, तो उन सभी को अगर यूनिटी रहेगी कि हम इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, हम इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, हम इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, हमारा एक टोटल ग्रुप बना हुआ है, अगर हमारा कोई ज्वाइन करते हो तो आपका कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम हमारा जो ग्रुप है वो मिलकर कर लेगा। होता है ना, डॉक्टर्स की टीम होती है पूरी, जो ऑपरेशन करती है, हर तरीके की टीम होती है, जो सर्जन है वो जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करते हैं या स्टिचिंग वगैरह करते हैं, उसी प्रकार से अपनी भी एक टीम बना सकते हैं, तो ताकि वे अपनी स्थिति को सुधार सके। तो इसके लिए 1976 में बांग्लादेश के प्रोफेसर थे मोहम्मद यूनुस ने इस अवधारणा को सफलतापूर्वक प्रयोग किया। ध्यान रखना है, 1976 के अंदर बांग्लादेश, बांग्लादेश एक कंट्री है, बांग्लादेश के प्रोफेसर थे, डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने ही इस हेल्प ग्रुप की क्या की थी, अवधारणा को शुरू किया था, प्रयोग किया था। और बाद में भारत में नाबार्ड ने, भारत के अंदर नाबार्ड एक संस्था है, आप सभी को पता है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड ने 1991-92 1991-92 के अंदर 1991-92 के अंदर एक प्रोजेक्ट लेकर आए, पायलट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लेकर आए थे हम, पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इस योजना को अपनाया। ध्यान रखना है, पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इस योजना को अपनाया। बात देख लीजिए कि किसने स्वयं सहायता ग्रुपों, गरीबी उन्मूलन के लिए किसने हेल्प ग्रुप की क्या की थी, अवधारणा को पेश किया था। तो वो थे 1976 के अंदर बांग्लादेश के प्रोफेसर, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे, इन्होंने ये अवधारणा दी थी। इस अवधारणा को, इस थ्योरी को 1991-92 के अंदर हमारे भारत देश के अंदर जो एग्रीकल्चर एंड रूरल्स के लिए जो संस्था काम करती है, वो बैंकिंग काम करती है, वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1991-92 के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस अवधारणा को क्या कर दिया था, अपनाया गया था। और इसके लिए, इसी काम के लिए प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को इस काम के लिए 2006 के अंदर क्या मिला था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है 2006 के अंदर मोहम्मद यूनुस को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद यूनुस। चलिए साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर महाशय 8 नंबर क्वेश्चन पेश किया जाए। ये रहा हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन है हमारे सामने, रिपीट करता हूं, एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने की जरूरत होगी। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है कि पूछा है कि एट प्रेजेंट, वर्तमान में हमारे भारत देश के जो गवर्नर हैं वो कौन है, ये आप सभी को मुझे बताना है। तो अगर आप फटाफट मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारे सामने शक्तिकांत दास। ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास रिसेंटली वर्तमान में मेरे क्या है, आरबीआई के गवर्नर हैं।
शक्तिकांत दास की बात करें तो ये बने थे 12 दिसंबर 2018 को आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर बने थे। नंबर जरूर याद रखना है कि आरबीआई के 25th नंबर के गवर्नर हैं और ये बने थे दिसंबर 2018 के अंदर। डेट चाहे मत याद करना, दिसंबर 2018 के अंदर ये आरबीआई के क्या बने थे, 25वें नंबर के गवर्नर बने थे शक्तिकांत दास। बात करें ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर ए है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल जो थे वो आरबीआई के कौन से गवर्नर थे, 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल आरबीआई के क्या थे, 24वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जब भारत देश में नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के समय मतलब विमुद्रीकरण के समय, डीमोनेटाइजेशन के समय गवर्नर कौन थे, तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, नोटबंदी। तो आपका एक क्वेश्चन आज का और है, भारत देश के अंदर जो नोटबंदी हुई थी, विमुद्रीकरण हुआ था, वो कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर देना है और बताना है कि उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे, कि भारत देश में लास्ट विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन कब हुआ और उस समय भारत देश के प्रधानमंत्री कौन थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर देना है। तो आरबीआई के 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल, नंबर जरूर याद रखना। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे क्या हुई थी, नोटबंदी की गई। नेक्स्ट बात करें, इसके अंदर ऑप्शन है आपके सामने रघुराम राजन, तो ये भी ध्यान रखिए रघुराम राजन आरबीआई के क्या है, 23 नंबर के क्या है, गवर्नर हैं रघुराम राजन। ये आरबीआई के 23वें नंबर के गवर्नर रह चुके। 24वें थे उर्जित पटेल, 25वें वर्तमान में शक्तिकांत दास। और आज तक के इतिहास में ध्यान रखना है, गवर्नर आरबीआई का गवर्नर आज तक कोई फीमेल नहीं बनी है। ठीक है, जितने भी गवर्नर बने वो सारे के सारे मेल हैं, तो फीमेल्स ध्यान रखिए। आप सभी के पास चांस है कि आप आरबीआई का गवर्नर बनने के लिए प्रयास कीजिए। ठीक है, अभी तक कोई भी महिला, कोई भी फीमेल आरबीआई की गवर्नर नहीं बनी है। ठीक है, जितने ही बने सारे मेल ही बने हैं। आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो आरबीआई एक्ट कब लाया गया था, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई एक्ट कब लाया गया था, 1934 में। इसी एक्ट के अंदर आरबीआई की डेफिनेशंस लिखी हुई, गवर्नर्स वगैरह की जो भी हैं, कि आरबीआई कितनी करेंसी प्रिंट कर सकता है, कितना लोन दे सकता है, लाइसेंस के लिए क्या रूल्स रहेंगे, ये चीजें आरबीआई एक्ट 1934 में लिखी हुई है। ये आरबीआई एक्ट बनाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। लेकिन जब बाद में भारत देश ने क्या किया, आरबीआई को नेशनलाइज करने का डिसीजन लिया था, तो भारत सरकार ने कुछ और चेंजमेंट करने के लिए भारत सरकार क्या लेकर आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर आया। ध्यान रखना है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग अधिनियम कब लेकर आया था, 1949 में भारत क्या लेकर आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर आया था। एक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आरबीआई एक्ट कब आया, 1934 में आया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया, 1949 के अंदर आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्तिकांत दास हैं। और इन्हीं के सिग्नेचर होते हैं 2 रुपए से लेकर और मैक्सिमम करेंसी जो भी भारत देश में चल रही है उन पर साइन होते हैं। 2 रुपए से ले ऊपर जितनी भी करेंसी है, 2 रुपए और उससे ऊपर की करेंसी पर सिग्नेचर होते हैं आरबीआई गवर्नर के, और वो है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना। कम से कम हम जा नहीं सकते, फील तो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इमेजिनरी क्या करो कि हम वास्तव में केबीसी खेल रहे हैं। ठीक है, ये जिंदगी जो है हमारी केबीसी तो बनी हुई है ना, तो उसी की तरह इमेजिन करके खेलिए। और ये रहा हमारे सामने 9वां क्वेश्चन कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के चेयरमैन कौन थे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इनकम कमेटी फॉर्म्ड इन 1949। ये मैंने आपको अभी बता के हटाऊं कि हमारी जो नेशनल इनकम कमेटी थी वो कब बनाई गई थी, 1949 में। याद आ रहा है कुछ साथियों, सबसे पहले नेशनल राष्ट्रीय आय की गणना की थी दादा भाई नेहरूजी ने। उसके बाद नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, 1949 में बनाई गई थी। उस नेशनल इनकम कमेटी के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, नेशनल इनकम कमेटी के फर्स्ट चेयरमैन थे पीसी महालुबोनिस। कौन थे साथियों, पीसी महालुबोनिस थे। और नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी 1949 में, इसके फर्स्ट चेयरमैन थे पीसी महालुबोनिस। याद आ रहा है। और इसी के साथ में 1951 में क्या की थी, सीएसओ की स्थापना की थी। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कौन करता है, या सीएसओ करता था। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। नेशनल इनकम की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो साल के अंदर
एक बार होती है, एक साल में एक बार होती है राष्ट्रीय आय की गणना, और जीडीपी की जो कैलकुलेशन है वो साल के अंदर 4 बार की जाती है। ठीक है, तो पीसी महालुबोनिस 1949 में नेशनल इनकम कमेटी के क्या थे, फर्स्ट चेयरमैन थे, इन्हीं के द्वारा इसकी एस्टेब्लिशमेंट स्थापना की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जो मनरेगा आपने सुना होगा, महात्मा गांधी, है ना, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। महात्मा गांधी की शुरुआत तो शुरू नहीं की थी, लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की गई थी। उसका उद्देश्य क्या था, मनरेगा। इसका पहले जो नाम था वो था नरेगा। सबसे पहले तुम वो देख लेते हैं नरेगा क्या था। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ध्यान रखना है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। बात करें नरेगा, इसकी स्थापना कब की, ये अधिनियम कब लाया गया, 2005 के अंदर। नरेगा कब लाया गया, 2005 के अंदर नरेगा क्या लाया, स्थापना की नरेगा की। बाद में क्या किया, नरेगा की बात करें तो ये था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उन्हें गारंटीड रोजगार उपलब्ध करवाना। बाद में 2010 के अंदर इसका नाम चेंज कर कर क्या रख दिया, ये हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट आ जाता है। नरेगा जो था इसका बाद में नाम चेंज कर दिया है मनरेगा, याद आ रहा होगा मनरेगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी, बस एक महात्मा गांधी वर्ड जुड़ गया इसके अंदर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी शुरुआत की गई थी नरेगा से 2005 के अंदर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे बाद में 2010 के अंदर इसका नाम चेंज कर कर क्या रख दिया, मनरेगा रख दिया, जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। है तो अधिनियम 2005 ही, लेकिन नाम चेंज किया गया था 2010 के अंदर। इसमें क्या था कि ग्रामीण भारत को श्रम की गरिमा कहने का क्या मिला, हमें सौभाग्य मिला। जो ग्रामीण भारत है, जो रूरल इंडिया के जो लोग हैं, उन्हें श्रम की गरिमा कहने वाला विश्व का सबसे बड़ा समाजकाली संगठन है। श्रम की गरिमा कहने वाला, ध्यान रखना है, श्रम की गरिमा। जो भारत देश के अंदर ग्रामीण जो रूरल एरिया में जो रहते हैं, उन्हें श्रम की गरिमा कहने वाला विश्व का सबसे बड़ा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो सामाजिक संगठन था, वो कौन था, मनरेगा था। इसमें क्या कहा गया कि इसमें 100 दिनों तक गारंटी युक्त रोजगार मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा उन्हें, 100 दिनों तक, 100 डेज तक क्या मिलेगा, गारंटीड रोजगार दिया जाएगा। इसमें क्या दिया जाएगा उनको, दैनिक भत्ता दिया जाएगा। उसमें डेली उनको क्या मिलेगी, मजदूरी दी जाएगी, दैनिक मजदूरी दी जाएगी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और साथ के साथ उन्हें परिवहन भी दिया जाएगा, आने जाने का शुल्क भी दिया जाएगा, और 100 दिनों तक उन्हें क्या दिया जाएगा, काम दिया जाएगा। और जो सूखाग्रस्त है, जो बाढ़ग्रस्त जो इलाके होते हैं, सूखाग्रस्त जो इलाके होते हैं, जनजातीय इलाकों के अंदर 150 दिनों के लिए काम दिया जाएगा। देखो क्या होता है कि काम करने के लिए कह दिया जाता है कि आपको काम मिलेगा मिलेगा, लेकिन कई बार काम नहीं मिलता है हमें, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मनरेगा के अंदर क्या है, आपको गारंटीड वर्क दिया जाएगा। रूरल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं, वो काम करने के लिए गारंटीड इसके अंदर काम मिलेगा। इसमें आपको 100 दिन तो काम मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है। इसमें आपको डेली बेसिस पर आपको इनकम मिलेगी, आपकी जो दैनिक भत्ता जो बनता है वो मिलेगा आपको, साथ में परिवहन मिलेगा। 100 दिन है।
लेकिन अगर आप कोई सूखाग्रस्त इलाकों पर काम कर रहे हो या जनजातीय इलाकों पर काम कर रहे हो तो वहां पर आपको 150 दिन गारंटीड दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए इसका जो मेन मोटिव था वो था कि ग्रामीण जो रूरल एरिया के अंदर जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसे कम करने के लिए इसका लक्ष्य किया गया था, इसे बनाया गया। याद हो जाएगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि मनरेगा संपत्ति बनाने के लिए तो नहीं थी, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन करने के लिए ऐसा भी कुछ नहीं था, जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट नहीं था, टू एंड रूरल इनकम ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए, ग्रामीण आय को तो है ही, साथ के साथ मतलब ग्रामीण के अंदर गरीबी को कम करने के लिए था। ठीक है, इनकम बढ़ाने के लिए नहीं था, ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए इनका एक मोटिव था। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। हमने आज 10 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन 10 क्वेश्चंस तो थी, लेकिन साथ के साथ ये आपके देखा जाए तो मनरेगा नरेगा कब लाया गया, ठीक है, एक्ट वगैरह कब लाए गए, ठीक है, ये हमने बहुत सी चीजें पढ़ी है। तो आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस के अपने नोट्स बनाते रहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ और नए क्वेश्चंस इसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।